तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मल मॉलिक्यूलर थ्योरी और थर्मल एक्सपेंशन एंड स्केल ऑफ टेम्परेचर पर। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी, थर्मल एक्सपेंशन एंड स्केल ऑफ टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पर तीन चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। पहली मॉलिक्यूलर थ्योरी, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो पहले डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी पर। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है। और पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होने के कारण पदार्थ के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि द्रव बह सकता है, गैस उड़ सकती है, ठोस बह नहीं सकता है। तो ठोस का गुण अलग है। ठोस को हम दबा सकते हैं, द्रव को दबा नहीं सकते। तो पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होने के कारण इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसने दो तीन चीजें बताई। क्या बताया? कि पहली चीज इन्होंने ये बताई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे कणों को ही अणु कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी चीज ये कही कि पदार्थ के जो अणु है, पदार्थ के अणु निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के अणु निरंतर गति करते हैं। अच्छा, तो जब पदार्थ के अणु निरंतर गति करते हैं तो इनकी गति को कुछ कहते होंगे। तो ये गति कैसे करते हैं? क्या लीनियर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं? नहीं, ये रैंडम मोशन करते हैं। तो पदार्थ के जो अणु है जो निरंतर गति करते हैं, उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये है कोई किसी दिशा में जा रहा है, कोई अणु किसी दिशा में जा रहा है, कोई अणु किसी दिशा में जा रहा है, कोई अणु किसी दिशा में जा रहा है। मतलब किसी पर्टिकुलर दिशा में गति नहीं कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये होता है रैंडम मोशन। तो इनके रैंडम मोशन को से ही पता चलता है कि उनके अंदर निरंतर गति होती रहती है। अच्छा, फिर तीसरी चीज इन्होंने ये बताई कि अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है। अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है। अब इस बल का क्या नाम है? अणुओं के बीच एक बल का मतलब ये है कि एक अणु ये है और एक अणु ये है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स कार्य करता है। फोर्स कार्य करता है। हो सकता है ये अट्रैक्शन होता है, हो सकता है ये रिपल्सन भी हो सकता है। तो इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है, जो फोर्स काम करता है, इस फोर्स को क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों? क्योंकि ये फोर्स अणुओं के बीच में लग रहा है, इसलिए इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम देते हैं। और इस बल की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो होता है विद्युतीय। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये तो हो गई मॉलिक्यूलर थ्योरी।
मॉलिक्यूलर थ्योरी में 2-3 टर्म होते हैं जिन्हें समझना वो जरूरी होता है, जैसे कि जब दो अणुओं के बीच में जो बल लगता है, जो फोर्स होता है, उसे तो कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं, मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बाद बल हो गया, दूरी हो गई, और जो हम ये बता रहे थे कि इनके अंदर रैंडम मोशन होता है, कोई किसी दिशा में कोई किसी दिशा में चलता है, तो इनके रैंडम मोशन को, जो इनके अंदर जो रैंडम मोशन चल रहा था, इस रैंडम मोशन को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एजिटेशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर एजिटेशन कहते हैं, यानी कि आणविक विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ थी ये मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको क्या ध्यान रखना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं, और इन अणुओं में निरंतर गति होती रहती है। थर्मल एक्सपेंशन, दूसरी चीज आती है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में आप देखोगे कि 2 चीजें हैं। पहली चीज है थर्मल, दूसरी चीज है एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब होता है ताप, और एक्सपेंशन ताप गर्मी कह सकते हैं, और एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार। प्रसार का क्या मतलब होता है? फैलाव। प्रसार का क्या मतलब होता है? फैलाव। तो जो फैलाव ताप या गर्मी से होता है उसे थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। यानी ये कोई रॉड है, इसको हमने गर्म कर दिया, इसकी लंबाई बढ़ गई, हो सकता है इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाए, हो सकता है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी बढ़ सकती है। तो किसी भी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। तो ताप पाकर या गर्मी पाकर किसी भी पदार्थ में प्रसार होना ही थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। तो जब पदार्थ में एक्सपेंशन हो रहा है, तो पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ में जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंशन ठोस में हो रहा होगा, द्रव में हो रहा होगा, और गैस में हो रहा होगा। तो अब सवाल आता है कि किसमें ज्यादा प्रसार होगा? क्या ठोस में ज्यादा प्रसार होगा, क्या द्रव में ज्यादा प्रसार होगा, कि गैस में प्रसार होगा? तो आप इसको ये क्रम लगा सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि ठोसों में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो सबसे कम होता है, गैस में थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, और द्रव में ठोस से ज़्यादा और गैस से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस को जब गर्म करेंगे तो इसमें जो प्रसार होगा, जो फैलाव होगा, वो कम होगा। गैस को जब गर्म करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रसार होगा। अब ये प्रसार होता क्यों है? ऐसा क्या होता है कि ये प्रसार होता है? सपोज करो ये ठोस है और इसके अंदर ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। ये ठोस है और ये इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि ताप देते हैं,
तो जब ताप देते हैं तो आप एक बात समझो कि जब हमें ही गर्मी लगती है, जैसे 10 लोग एक जगह रहते हैं, बेड है 3 लोग के सोने का और सो रहे हैं 10 लोग, 6 लोग, 7 लोग, तो क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में ऐसा होता है तो गर्मी लगती है तो सब लोग एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो जब दूर हटते हैं तो लोगों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं, तो लोगों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पदार्थ में है क्या? अणु है। तो हम कह सकते हैं गर्म करने पर अणुओं के बीच की दूरियां बढ़ेंगी। तो अणुओं के बीच की दूरियां क्या होंगी? बढ़ेंगी। पहले ये पहले ये यहाँ थे, जब इनको गर्म किया तो अब ये ऐसे हो गए, दूर दूर हो गए। अच्छा, जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और अणुओं के बीच की दूरी को हमने नाम क्या दिया था? क्या नाम दिया था? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो क्या हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है, इसलिए पदार्थ में प्रसार होता है। गर्म करने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या आणविक दूरी बढ़ती है, इसलिए किसी भी पदार्थ में प्रसार होता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों में प्रसार। ठोस में प्रसार। तो क्या सभी प्रकार के ठोसों में एक ही तरह का प्रसार होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के ठोसों में एक ही तरह का प्रसार नहीं होता है। किसी ठोस में ज्यादा प्रसार होगा, किसी ठोस में कम प्रसार होगा। जैसे अगर हम एक रॉड ले लें एल्यूमिनियम की और इसी डायमेंशन की इसी से सटाकर एक रॉड ले लें लोहे की, एक रॉड ले लें लोहे की, और इसको जो है दोनों को हम साथ में ही गर्म करते हैं, तो आप कुछ इस तरह का चित्र पाओगे। इसके बाद गर्म करने के बाद आप देखोगे कि ये एल्यूमिनियम है, ये है एल्यूमिनियम और ये है लोहा। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये जो इसका चित्र आता है ये कुछ इस तरह का आता है। ये है एल्यूमिनियम और ये है आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे में प्रसार कम हो रहा है और एल्यूमिनियम में प्रसार ज़्यादा हो रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सभी प्रकार के ठोसों में समान प्रसार नहीं होता है। अलग अलग ठोस में अलग अलग प्रकार का प्रसार होता है। ठीक है, अब ठोसों में प्रसार होता है। ठीक है, किसी भी सॉलिड में क्या क्या डायमेंशन हो सकती है? ये सॉलिड है, इस सॉलिड में क्या क्या डायमेंशन हो सकती है? एक तो इसमें लेंथ हो सकती है, एक तो इसमें लेंथ हो सकती है किसी भी ठोस में। दूसरी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, यानी कि विड्थ चौड़ाई हो सकती है। तीसरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोसों में प्रसार 3 तरह का हो सकता है। जब हम कहेंगे कि जो ठोसों में प्रसार है वो 3 तरह का हो सकता है, वो हो सकता है उसकी लंबाई में प्रसार हो, और जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है, और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में हो तो हम कहेंगे कि उसके आयतन में प्रसार हुआ है। तो इस तरह से
ठोसों में जो प्रसार होता है वो 3 तरह का होता है। अब ठोसों में जो प्रसार होता है वो 3 तरह का होता है। तो पहला जो है उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड। लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब है? सपोज ये हमारी एक रॉड है, कोई भी लोहे की, इसको हमने गर्म किया। जब ये गर्म किया तो इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो थी कैपिटल एल, और जब गर्म कर दिया डेल्टा टी ताप देकर इसको गर्म किया तो इसकी हमने देखा कि सिर्फ इसकी लंबाई में प्रसार हुआ, इसकी चौड़ाई और हाइट में कोई भी प्रसार नहीं हुआ, सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ गई थोड़ी सी। और वो लंबाई जो बढ़ी हुई है, सपोज वो डेल्टा एल बढ़ी हुई है, तो जब ठोस को गर्म करने पर केवल उसकी लंबाई में प्रसार होता है तो हम कहेंगे कि यह लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड है। अब ये जो प्रसार है, ये जो प्रसार हुआ है डेल्टा एल, ये डिपेंड करता है कि कितना हमने ताप दिया और कितनी इसकी लंबाई थी। अगर छोटी सी रॉड लेके गर्म करेंगे उसको तो वो अपनी प्रारंभिक लंबाई के हिसाब से बढ़ेगी। बड़ी रॉड लेके गर्म करेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक लंबाई के हिसाब से बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ताप देंगे और जितनी जितनी उसकी लंबाई होगी उसी के अनुक्रमानुपाती ही उसमें प्रसार होगा। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या है? लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी के, यानी कि ताप के। यानी जो लीनियर एक्सपेंशन है ठोस में वो डायरेक्ट उसकी प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें प्रसार भी होगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें प्रसार भी होगा। अब आप सब समझते हो कि जब हम कोई भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा अल्फा इंटू डेल्टा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, और यही होता है हमारा प्रसार। और ये जो यहाँ पे अल्फा है इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो ये प्रसार हो रहा है वो उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी से ये फॉर्मूला आता है। हमने देखा था कि जो डेल्टा एल आया था हमारा वो आया था अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। ये था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर हम यहां से डेल्टा टी, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, अगर हम इसको निकालना चाहे तो ये आएगा डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है। और यदि हम यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं
1 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो यहाँ से जो जो अल्फा आपका निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा एल बाई एल। तो अब हमें डिफाइन करना है इस अल्फा को। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसकी लंबाई में हुई वृद्धि और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसकी लंबाई में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे पास अल्फा की एक वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर पर डिग्री सेल्सियस। इसकी जो यूनिट होती है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। ये हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? हम इससे ये समझ सकते हैं कि 1 मीटर लंबी छड़ थी और हमने उसको 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया। 1 मीटर लंबी छड़ को 1 डिग्री सेल्सियस ताप जब दिया हमने तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो इतने हुई है। यही बताता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब सपोज करो कि जब हम किसी ठोस को गर्म किए और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो गई तो हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, उसके एरिया में वृद्धि हो गई। तो इसको हम कहते हैं कि ठोस के क्षेत्रफल में प्रसार। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो प्रसार होता है इस बार क्षेत्रफल में हुआ है, तो क्या इस बार जो क्षेत्रफल में प्रसार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा कि जो उसका प्रारंभिक एरिया है और जो उसका ताप वृद्धि हुई है? इसी के तो अनुक्रमानुपाती था, प्रोपोर्शनल था। जो लीनियर था वो था प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी के, लेकिन इस बार जब क्षेत्रीय प्रसार है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, तो इस बार ये प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो फिर से वही बात आएगी कि जब ये हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आएगा। पहली बार लीनियर वाले में अल्फा आया था, इस बार बीटा आएगा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। फिर से इस बीटा को क्या कहेंगे? इस बार इस बीटा को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, और इसकी भी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी? सेम होगी, प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इसको डिफाइन करने होगा तो कैसे करोगे? बीटा को डिफाइन करना है तो कुछ करना नहीं है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी बीटा के बराबर लिखना है। तो ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी होगा। यहाँ पर यदि हमने डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो हम ये कहेंगे कि किसी पदार्थ को, किसी ठोस को 1 डिग्री सेल्सियस जब हम गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो हुआ प्रसार, इस यहाँ पे जब 1 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए। तो हम ये कहेंगे कि किसी ठोस को 1 डिग्री सेल्सियस ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसका भी मतलब वही होगा कि अगर बीटा की वैल्यू कहीं दी गई है तो हम उससे ये समझेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर जितना भी उसके क्षेत्रफल में प्रसार हुआ है वही वहां पे बीटा की वैल्यू होगी। अब तीसरा होगा कि उसकी लंबाई और ठोस की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो जाए गर्म करने पर। तो इस बार जो गर्म करेंगे उस अगर तीनों में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि इस बार ठोस का आयतन में प्रसार हुआ है, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड हुआ है। तो फिर से वही बात करेंगे कि कितना प्रसार हुआ है, और ये जो आयतनिक प्रसार है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, फिर से अनुक्रमानुपाती होगा उसके प्रारंभिक आयतन और उसके दिए गए ताप के गुणनफल के। जब इस बार हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इस बार जो आएगा वो आएगा गामा इंटू बी इंटू डेल्टा टी। इस बार इसको क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर से अगर इस कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी होगा, और यदि हम डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तब हमारे पास जो गामा की वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा वी अपान वी, और इस बार भी इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ठोस को 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसके आयतन में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसकी भी अगर वैल्यू कहीं पर दी गई है, सपोज कुछ वैल्यू दी गई है, तो हम ये समझेंगे वहां पर कि उस ठोस को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसके आयतन में हुई वृद्धि ही की वहां वैल्यू दी गई है। मतलब अगर गामा की वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब प्रति डिग्री सेल्सियस, तो हम ये समझेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर अगर 1 मीटर क्यूब है उसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया तो उसके जो वॉल्यूम में प्रसार होगा वो इतना होगा। तो इस तरह से ठोसों में थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार समाप्त होता है। तो एक बार फिर से ब्रीफ में देख लो फटाफट से कि जो ठोसों में जो होता है प्रसार वो 3 तरह का होता है। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है, और तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको जो प्रदर्शित करते हैं उसका जो कोफिशिएंट होता है वो अल्फा होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो बीटा होता है, और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो गामा होता है। इन तीनों में जो संबंध होता है ये आपको याद रखना है, वो होता है 1 × 2 × 3। ठीक है, क्योंकि इसमें लीनियर में 1 यूनिट होती है, क्षेत्रफल में 2 यूनिट होती है, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें क्या होती है 3 यूनिट होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इन सभी में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी इसमें प्रसार हो रहा है, जैसे लीनियर हो रहा था तो ये जो लीनियर प्रसार हो रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल था, प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी के। जो क्षेत्रीय प्रसार हो रहा था इस बार एरिया ले रहे थे तो ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया, प्रारंभिक एरिया इंटू डेल्टा टी के। और जब वॉल्यूम लेंगे तो वो जो वॉल्यूम में वृद्धि होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा टी के। यहीं से सारी चीज़ें निकल कर आती है हमारी। तो इस तरह से ये थर्मल एक्सपेंशन का
काम खत्म होता है। अब रह गया है स्केल ऑफ टेम्परेचर।